क्या वाक़ई यूके वर्क वीज़ा देता है? जो जाने वाले हैं वो केयरफुली पहले उनको ये देखना होगा कि हमारा प्रोफेशन क्या शॉर्टेज ऑफ स्किल में फॉल करता है या नहीं करता। एक प्रोफेशनल वर्क होता है जिसमें आपके आईटी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और दूसरा एक लो स्किल इमिग्रेशन होती है। ते हैं इलेक्ट्रिशियन, बार्बर है, ब्यूटिशियन है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये लो स्किल इमिग्रेशन में आते हैं। जो आईटी प्रोफेशनल्स की कमी हो जाती है, कभी डॉक्टर्स की कमी हो जाती है। इसी तरह हमारा जो बार्बर का स्टाइल है, जिसको आप देसी बार्बर कह सकते हैं, जी। इसकी भी शॉर्टेज हो जाती है। इमिग्रेशन का जो लॉ होता है, इंक्लूडिंग यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन पाकिस्तान, एक ट्रांसपेरेंट स्टैट्यूटरी लॉ होता है। किसी कैटेगरी में फॉल करती है, स्टैंडर्ड को मीट करती है, रूल्स की रिक्वायरमेंट पूरा करती है, तो वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है, उसका सारा प्रोसेस आपने पूरा किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो 100% उसकी कामयाबी के चांसेस होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि हमने सिर्फ बाहर जाना है। अब वो उनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है, बाहर जाना है, कैसे जाना है। इसी बात का जो एजेंट हज़रात फ़ायदा उठाते हैं। विज़िट के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, उसमें फिर कि आप एक बार जाना चाहते हैं, बार-बार जाना चाहते हैं। जब लोग यूके जाना चाहते हैं, उनको क्या-क्या मुश्किलात पेश आती हैं और उनका हल क्या है? किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाते हैं, अगर उस कॉलेज का मेरिट पर पूरा उतरते हैं तो आपके लिए ईज़ी है। जब आप मेरिट पर पूरा नहीं उतरेंगे तो तब वो मुश्किल हो जाएगा। है स्पाउस वीज़े के हवाले से क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये किस तरह से अप्लाई आसानी से किया जा सकता है? के का कोई नेशनल है, पाकिस्तान की किसी लड़की से उसकी शादी होती है, तो वो अपने हस्बैंड का स्पाउस बनकर जाएगी, हुँ। उसको स्पाउस वीज़ा कहते हैं। स्टडी वीज़े पर जो जाते हैं, उनकी बीवी या उनके बच्चे उनको कैसे जॉइन कर सकते हैं। सबसे अहम कैटेगरी है वो वर्क वीज़े की है। यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अपनी फैमिलीज़ को वहाँ सेटल करना चाहते हैं, उन्हें किन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ का ऑफिशियल पॉडकास्ट, मैं हूँ खावर बुखारी। आज एक पॉडकास्ट में हमारे साथ एडवोकेट मुमताज़ अहमद साहब मौजूद हैं। एडवोकेट मुमताज़ अहमद साहब पिछले कई अरसे से यूके के अंदर इमिग्रेशन जो लॉ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी प्रैक्टिसिंग इमिग्रेशन लॉयर हैं। हम मुमताज़ अहमद साहब से आज जानेंगे कि यूके सेटल होने के क्या-क्या तरीक़ेकार हैं और कैसे एक शख्स यूके सेटल हो सकता है। यूके इमिग्रेशन के हवाले से हम इनसे सवालात करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू बुखारी साहब। एक न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आज मुझे मौका दिया कि मैं आपके नाज़रीन से इमिग्रेशन के बारे में बात कर सकूँ। मैं यूके में एक अरसा इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिस करता रहा। वहाँ पर मैं ओआईएससी, जो कि होम ऑफ़िस का एक इदारा है, उससे एक रजिस्टर्ड मैं इमिग्रेशन लॉयर था। अब मैं पाकिस्तान में ज़्यादा अपने ऑफ़िस में टाइम लगाता हूँ, मगर सेटल यूके में हूँ, और मेरा जो एक लॉ सेटअप वहाँ पर भी है। कहा जा सकता है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। यस, दैट्स राइट, दैट्स वो सही इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह यूके की इमिग्रेशन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। तो आप जो मुझे सवाल करेंगे मैं तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके नाज़रीन को जो यूके में सेटल होना चाहते हैं, वहाँ स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, या इमिग्रेशन की किसी भी कैटेगरी में वो इंटरेस्टेड हैं, तो उनको यहाँ पर भरपूर हम कोशिश करेंगे रहनुमाई मुहैया कर सकें। यूके इमिग्रेशन के हवाले से क्या डाउट्स हैं लोगों के ज़हन में और यूके इमिग्रेशन क्या बहुत मुश्किल है? और यूके अगर कोई बंदा यहाँ से स्टडी वीज़ा के बाद सेटल होना चाहता है, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, जहाँ तक डाउट्स की बात आप फरमा रहे हैं, डाउट इमिग्रेशन के हवाले से नहीं है। इमिग्रेशन लॉ जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोगों की मिसगाइडेंस की वजह से लोग जो है शकूक व शुबात का शिकार हैं। इमिग्रेशन का जो लॉ होता है, इंक्लूडिंग यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन पाकिस्तान, एक ट्रांसपेरेंट स्टैट्यूटरी लॉ होता है, और किसी रूल के तहत वो ऑपरेट कर रहा होता है। तो डाउट यूके की इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में नहीं है। हुँ। वहाँ तक ले जाने के जो प्रोसेस हैं पाकिस्तान में, उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से डाउट्स हैं। तो दूसरा जो आपने ये फरमाया कि कितना ईज़ी है, देखिए ईज़ी क्या होता है, जो चीज़ भी
किसी कैटेगरी में फॉल करती है, स्टैंडर्ड को मीट करती है, रूल्स की रिक्वायरमेंट पूरा करती है, तो वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। हुँ। जैसे ये इमिग्रेशन लॉ भी एक दूसरे जो हमारे कवानीन होते हैं, जैसे पाकिस्तान में लॉज़ हैं, किसी भी कोर्ट में या किसी भी लॉफुल अथॉरिटी में अपना केस आप प्लीड करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है, उसका सारा प्रोसेस आपने पूरा किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो 100% उसके कामयाबी के चांसेस होते हैं। ठीक। अच्छा सर, इसमें मुमताज़ साहब ये भी बताइएगा कि जो लोग यूके स्टडी वीज़ा या फिर यूके के अंदर वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, उनको क्या प्रोसेस और क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि यूके लोग जाना चाहते हैं, वो क्यों जाना चाहते हैं? लोगों के ज़हन में क्या प्लान जी, ये होते बड़ी हैं? अहम बात है कि सबसे यूके। पहले तो जो जाना चाहता है, अब देखिए मैं एक प्रैक्टिकल बात आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जब कभी ऑफ़िस में बैठता हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि जी हमने सिर्फ़ बाहर जाना है। अब वो उनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है, बाहर जाना है, कैसे जाना है? इसी बात का जो एजेंट हज़रात फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि लोगों लोगों को मालूमात नहीं होती, इग्नोरेंस की वजह से वो रिप ऑफ भी होते हैं, मिसलेड भी होते हैं और नाकाम भी होते हैं। यू जहाँ तक यूके के इमिग्रेशन का ताल्लुक है, यूके में लोग बहुत सी वजूहात की बिना पर यूके में जाना चाहते हैं। सब जो लोग जाते हैं वो विज़िट पर जाते हैं। हुँ, विज़िट के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, उसमें फिर उसमें सब कैटेगरीज़ होती हैं कि आप एक बार जाना चाहते हैं, बार-बार जाना चाहते हैं, सिंगल एंट्री होती है, मल्टीपल एंट्री होती है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट हैं। फिर कुछ लोग इलाज के लिए जाना चाहते हैं, जी। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उसकी अलग से रिक्वायरमेंट है। हुँ, कुछ लोग जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उसकी अलग से रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग काम करने के लिए जाना हुँ, चाहते हैं, वर्क वीज़ा पर जाते हैं, उसकी अलग से रिक्वायरमेंट है। इसी तरह कुछ लोग शादी के बाद अपने स्पाउस को बुलाते हैं या स्पाउस के तौर पर जाते हैं, उसकी अलग से रिक्वायरमेंट है। अच्छा। और हर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन है, डिफरेंट उसका प्रोसेसिंग टाइम है। और ये जिस सबसे पहले तो जो जाना चाहता है, नॉर्मली स्टडी वीज़े वालों को पता होता है कि हम हुँ, स्टडी करने के जी लिए जा बिल्कुल। रहे हैं। और इलाज वाले को भी मालूम होता है, वो ज़ाहिर है वो तो जो पेशेंट है उसको तो नहीं मालूम होता, उसके जो लवाहिकीन होते हैं, वो उन्हें पता होता है कि हमने कहाँ इलाज कराना है, कौन से हॉस्पिटल से इलाज कराना है, कौन से डॉक्टर से कराना है। इसी तरह स्पाउस वीज़े का भी वो क्लैरिटी होती है, कोई यूके नेशनल की शादी होती है पाकिस्तानी नेशनल से या दुनिया के किसी भी नेशनल से, बांग्लादेश के नेशनल से, इंडियन नेशनल से, तो वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं। और इसी तरह जो सबसे अहम कैटेगरी है वो वर्क वीज़े की है। जी, बिल्कुल। उसके उस पर मैं डिटेल से बात करना चाहूँगा। मैं वर्क वीज़े के हवाले से आपसे सवाल लाज़मी करूँगा, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि इमिग्रेशन के दौरान क्या-क्या मुश्किलात पेश आती हैं? ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जब लोग यूके जाना चाहते हैं, उनको क्या-क्या मुश्किलात पेश आती हैं और उनका हल क्या है? देखिए, इमिग्रेशन का जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये पहली बात तो आप ये ज़हन में रखिए, यूके के इमिग्रेशन लॉज़ पिछले 15 से 20 साल में बहुत तेज़ी से तब्दील हुए हैं। तब्दील होते हमारे गए जो हैं। इमिग्रेशन एंड बॉर्डर एक्ट जो होता है, उसमें हर साल आप मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये हमारा बहुत ही फ़ेवरेट या हॉट पॉलिटिकल इश्यू है यूके की पॉलिटिक्स में। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो इमिग्रेशन का इश्यू अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इमिग्रेशन का इशू यूके के मीडिया में और सोशल मीडिया में बड़ा टॉप पर रहा है। जी। तो इसके लिए ट्विटर पे ट्रेंड भी रहा है ये। हाँ जी, उसमें अब देखना ये है कि वो आप ये कहते हैं कि ईज़ी कितना है, ईज़ी इतना ही है जितना आप जब एक किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाते हैं, अगर उस कॉलेज का मेरिट पर पूरा उतरते हैं तो आपके लिए ईज़ी है। जब आप मेरिट पर पूरा नहीं उतरेंगे तो तब वो मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो इसमें कबाहत है, दिक्कत जो आती है, वो जो लोग इसके लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, उनका अपना होमवर्क बड़ा कम होता है। हुँ। अब देखें आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर, गूगल पर बेशुमार इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो मैं ये आपके नाज़रीन को ये ज़रूर कहूँगा, जब भी आप किसी कंसल्टेंट या एडवाइज़र के पास जाएँ, पहले खुद अपना होमवर्क करके जाएँ कि भई इस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, आप इसमें फ़ॉल करते हैं या नहीं करते हैं। हुँ।
सर फिर अब मुझे ये बताइएगा कि स्पाउस वीज़े के हवाले से मिसाल के तौर पे कोई शख्स है वो यूके एमफिल करने जाना चाहता है और साथ में वो उसकी वाइफ को भी साथ ले अपने साथ लेके जाना चाहता है या अपनी फैमिली को साथ में से किसी को साथ लेके जाना चाहता है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है स्पाउस वीज़े के हवाले से क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये किस तरह से अप्लाई आसानी से किया जा सकता है? देखिए, स्पाउस वीज़ा के टर्म जब आप यूज़ करते हैं ना, इसको मैं थोड़ा-सा मज़ीद इलैबोरेट और क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। इस स्पाउस वीज़ा बेसिकली उसको कहते हैं जो शादी के एग्रीमेंट के बाद कोई आदमी वहाँ जाता है, वहाँ जाता है बिल्कुल। उसको स्पाउस वीज़ा कहते हैं कि यूके का कोई नेशनल है, पाकिस्तान की किसी लड़की से उसकी शादी होती है, तो वो अपने हस्बैंड का स्पाउस बनकर जाएगी, हुँ, उसको स्पाउस वीज़ा कहते हैं। जो आपका जो सवाल है ना, वो स्टडी वीज़े पर जो जाते हैं, उनकी बीवी या उनके बच्चे उनको कैसे जॉइन कर सकते हैं, उसको टेक्निकली स्पाउस वीज़ा नहीं कहते, उसको डिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं। डिपेंडेंट डिपेंडेंट वीज़ा। वीज़ा जो है, वो उसकी शक्ल वक़्त के साथ-साथ मुकम्मल तब्दील हो चुकी है। पहले हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अपने स्पाउस को लेके जा सकता था, अपनी वाइफ को लेके जा सकता था, अपने बच्चों को लेकर अंडर 18 बच्चों को लेके, ओवर 18 को नहीं, अंडर 18 को लेके जा सकता था। हुँ, मगर इसको अब बड़ा नैरो कर दिया है, इसका स्कोप बहुत नैरो हो गया है। अब हर स्टूडेंट अपनी वाइफ को, बच्चे को नहीं लेके जा सकता। हुँ। सिर्फ़ पीएचडी और रिसर्च डिग्री जो लोग कर रहे हैं और जिनका 6 महीने से ज़्यादा का कोर्स है। पीएचडी तो ऑब्वियसली 6 महीने से ज़्यादा ज़्यादा होता ही है, वो तो 2 साल का भी जी, होता है, बिल्कुल। 3 साल का भी होता है। और दूसरी कैटेगरी जो रिसर्च कैटेगरी है, उसमें मिनिमम 6 मंथ का आपका कोर्स हो, तो आप अपने डिपेंडेंट को वहाँ लेकर जा सकते हैं। ठीक। सर अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्क वीज़े के आपने भी ज़िक्र किया। मैं चूँकि आगे चल के वर्क वीज़े का डिस्कस करना चाह रहा था। अब आप इलैबोरेटली बता दें कि वर्क वीज़े के हवाले से कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं और वर्क वीज़ा क्या वाक़ई यूके वर्क वीज़ा देता है? देखिए, बड़ा फ़ेवरेट पाकिस्तानियों के लिए बड़ा फ़ेवरेट ये टॉपिक है, वर्क वीज़ा, काम करने के लिए बाहर जाना। तो उसकी रीज़न ऑब्वियसली वो हैंडसम सैलरी और वर्किंग एनवायरनमेंट है, या पाकिस्तान के जो जॉब मार्केट के हालात हैं, तो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, अपने ख़ानदान की माशी हालत को बेहतर करने के लिए कहीं ऐसी जॉब तलाश करें जो उनके तमाम मामलात जो हैं, ख़ानदान के एक्सपेंसेस पूरे हो सके। हुँ। यस, वर्क वीज़ा यूके में होता है। पहले देखें, आज से पहले यूके में एक जो टियर बेस्ड हमारा एक इमिग्रेशन सिस्टम था, टियर 1, टियर 2, टियर जी, 3, टियर बिल्कुल। 4। तो टियर 1 में नॉर्मली ये वर्क वीज़ा होता था हमारा, जो है ना। अब थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया है। अब स्पॉन्सर बेस्ड वर्क परमिट होते हैं एक किस्म के। अब बहुत से लोग जो पाकिस्तान में हैं, यूके के इमिग्रेशन और ख़ास तौर पे वर्क वीज़ा को मिडल ईस्ट के साथ वो मिक्स अप कर देते हैं। मिडल ईस्ट में जो कफ़ील वीज़ा अप्लाई करता है, उसकी बुनियाद पर वीज़ा मिलता है, जबकि यूके में और एंटायर यूरोप में इससे डिफरेंट सिस्टम है। यूके ने जो अब करंटली जो प्रोसीजर है कि जब भी कोई आदमी, पहले तो मैं ये वज़ाहत कर दूँ, जब वर्क वीज़ा की बात करते हैं, उसमें 2 तरह का वर्क होता है। एक प्रोफ़ेशनल वर्क होता है, जिसमें आपके आईटी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, और दूसरा एक लो स्किल इमिग्रेशन होती है। लो स्किल जो वर्क होते हैं, जिसमें इंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रीशियन आ गया है, बार्बर है, ब्यूटिशियन है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये लो स्किल इमिग्रेशन में आता है। सर जैसे कनाडा के अंदर ड्राइवर्स की जो स्किल है ये नापैद है और ड्राइवर्स को वो हायर करते हैं। क्या यूके के अंदर भी लो स्किल वर्कर्स की कोई ऐसी स्किल है जिस जहाँ यूके में बहुत ज़रूरत हो और पाकिस्तानी जैसे प्लम्बर हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी आईटी के सेक्टर में अगर आप देख लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह और इस तरह की और भी स्किल्स हैं जो डिप्लोमा किया हुआ है लोगों ने, तो क्या यूके के अंदर इस तरह की स्किल्स का फुकदान है जो पाकिस्तान पूरी कर सकता है? जी हाँ, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशन की लिस्ट होती है, जो वक़्त के साथ-साथ तब्दील होती है। कभी आईटी जो स्किल है, जो आईटी प्रोफेशनल्स की कमी हो जाती है, कभी डॉक्टर्स की कमी हो जाती है, और कभी अब देखें, एक मैं तो थोड़ी-सी आपको मिसाल देता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक कल्चर बेस्ड प्रोफेशन होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बुचर है, हुँ, कसाई है।
जो हम वहाँ पर यूके में बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है मुस्लिम, उसमें अरब कंट्रीज़ के लोग भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, इंडिया से भी मुसलमान, दुनिया जहान के मुसलमान हैं। हुँ, तो ज़ाहिर है मुसलमान हलाल गोश्त खाते हैं, तो हलाल बुचरी के लिए एक स्पेसिफ़िक तरीक़ेकार होता है, तो वहाँ पर हलाल बुचर्स की कमी हो जाती है। इसी तरह हमारा जो बार्बर का स्टाइल है, जिसको आप देसी बार्बर कह सकते हैं, जी। इसकी भी शॉर्टेज हो जाती है। और ये जो ब्यूटिशियंस जो होती हैं, जैसे दुल्हन जिसको आप बनाव सिंगार दुल्हन का जो करते हैं, ब्यूटी पार्लर जिसको कहते हैं, उसकी भी शॉर्टेज हो जाती है। तो शॉर्टेज हमारे यहाँ, ये लो स्किल इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, इसी तरह जो हाई स्किल जो है, वो जैसे मैंने पहले बताया, आईटी आईटी है, सेक्टर है। दू दू डॉक्टर्स हैं, और अकाउंटेंसी में भी सम टाइम हो जाती है। तो ये वेरी करती है, जो जाने वाले हैं, वो केयरफुली पहले उनको ये देखना होगा कि हमारा प्रोफ़ेशन क्या शॉर्टेज ऑफ स्किल में फ़ॉल करता है या नहीं करता। उसमें आप देखें ना, बहुत से प्रोफ़ेशन जैसे हैं, अब किसी ज़माने में हमारे पास वहाँ मदरसे नहीं थे यूके में, तो इमाम मस्जिद भी पाकिस्तान से पाकिस्तान से वर्क जाते वीज़ा हैं। लेके, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत से शहरों में मदारिस हैं, तलबा वहाँ पर जो है स्कॉलर भी होते हैं, इमाम भी बनते हैं, हफ़ाज़ भी हैं, तो वो शॉर्टेज ऑब्वियसली अब नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखना ये है कि मिसाल के तौर पे मैं जाना चाहता हूँ, तो पहले तो मैं देखूँगा ना मेरा जो प्रोफ़ेशन है, मिसाल के तौर पे मैं अपना प्रोफ़ेशन ही बताता हूँ, मैं लॉयर हूँ, वकील हूँ, तो मैं नहीं समझता कि यूके में लॉयर की शॉर्टेज है, क्योंकि उनका एक जो लॉयर बनने का निज़ाम है, ये एक बड़ा हाइली पेड प्रोफ़ेशन है, बल्कि रॉयल प्रोफ़ेशन रॉयल कहते हैं यूके प्रोफेशन है। में। तो हर यूनिवर्सिटी बेशुमार लॉ ग्रेजुएट्स, बल्कि हमारे पास एक्सेस है, जो हमारे वहाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉयर्स को लाइसेंस देती है, जितने ग्रेजुएट हर साल हम क्रिएट करते हैं यूनिवर्सिटी से, तो उस पोस्ट से जो है ना प्रैक्टिकली कम होती हैं, तो लॉयर्स का ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल शॉर्टेज में नहीं आता है। तो ये सबसे पहले तो जाने वाले को ये अवेयर डिसीजन लेना चाहिए, हर बात कंसल्टेंट पर, एडवाइज़र पर नहीं सोचना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में ये जो करियर एडवाइज़र हैं, हमारे यूके में यूनिवर्सिटीज़ में करियर एडवाइज़र्स होते हैं, वो बच्चों को जो वहाँ पढ़ रहे होते हैं, दौरान तालीम और तालीम मुकम्मल होने के बाद उनको एडवाइस करते हैं कि आपके करियर की अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ-कहाँ पर हैं, उनकी प वर्क प्लेसमेंट कराते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपकी मुमकिन जो आपकी स्किल है, कि किस इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर यूनिवर्सिटीज़ में करियर एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं, तो उन्हें चाहिए कि स्टूडेंट्स को बताएँ। अगर नहीं है तो हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म की पोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में क्रिएट क्रिएट करे, करें। ताकि जो नए ग्रेजुएट होते हैं उनको मालूम हो कि वो किस मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं, और वो किस तरह वो जॉब अपना सिक्योर कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा आखिर में कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अपनी फैमिलीज़ को वहाँ सेटल करना चाहते हैं, उन्हें किन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए और उन्हें क्या तदाबीर आजमानी चाहिए? मिसाल के तौर पे हम ये सुनते आए हैं कि एजेंट के हाथों काफ़ी लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, एजेंट पैसे खा लेते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? यूके वीज़ा के लिए क्या-क्या इक़दामात करने चाहिए? देखिए, 2 मुख्तलिफ सवाल हैं आपके। पहला सवाल तो ये है कि वहाँ की मार्केट के हिसाब से कौन-सी एजुकेशन यहाँ की जाए। वो देखिए, एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो सिर्फ़ यूके या इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं है। इवन पाकिस्तान में भी आपने अपने आप को एडजस्ट करना है, तो वहाँ पर भी आपको देखना है, जब आप कॉलेज में दाखिला लेते हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर डिग्री का इंतख़ाब करें। एक तो एप्टीट्यूड का ख़्याल रखें कि उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक वो एजुकेशन है, उससे एप्टीट्यूड से मुराद आपकी? एप्टीट्यूड से मुराद ये है ना कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा लॉयर नहीं बनना चाहता, उसका फ़ादर लॉयर है, वो बच्चे को पुश करता है कि भई मेरा प्रोफ़ेशन है। अगर बच्चे का वो एप्टीट्यूड या उसका जो फ़ितरी रुझान जो है, वो आईटी की तरफ है, तो पुश नहीं करना चाहिए। अगर वो कंफ़र्टेबली बच्चा जिस फ़ील्ड में जाता है, तो उसको वहाँ जाने दें, और या उसको मोटिवेट करें, कन्विंस करें। उस शुरू से मतलब अब बच्चा मैट्रिक के बाद पहले साल से कुछ सब्जेक्ट रखता है, आखिर में जाके फादर उसको मजबूर करता है कि आप ये बन जाएँ, तो वो खासा डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि आप अपना
करियर पहले ज़हन में रखें, उसके मुताबिक एजुकेशन हासिल करें। और दूसरा जो आपका हिस्सा है सवाल का कि यूके में जाने के लिए किन कौन-सा फ़ील्ड ऐसा है जिसमें लोग तालीम हासिल करें ताकि वहाँ जाकर देखिए वहाँ पर 2 तरह से लोग जाएँगे ना। एक तो या तो तालीम पाकिस्तान में कंप्लीट उन्होंने कर ली है, हुँ, उसके बाद जॉब के लिए वहाँ जा रहे हैं, या कुछ तालीम पाकिस्तान से की है, तालीम का हायर हिस्सा उन्होंने यूके से किया है, तो वहाँ से हायर एजुकेशन करने के बाद वहाँ पर ही वो अपना जॉब देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि वहाँ पर जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, डिग्री से मुराद क्या होती है, वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। उसके बाद अब वहाँ करंटली 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जो अभी अंडर कंसिडरेशन है, हो सकता है ये 2 ईयर से 18 मंथ पर आ जाए, लेकिन फ़िलहाल वो अभी 2 साल का है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है। मैं ख़ास तौर पे पेरेंट्स को मतलब ये मुख़ातिब करके ये बात कहना चाहूँगा कि अगर वो अपने बच्चे को भेज दें किसी भी तरीके से मैनेज करके वो वहाँ जाके पढ़ लेता है, तो 2 साल उसके लिए काफ़ी काफ़ी टाइम होता है कि वो वहाँ का प्रैक्टिकल अगर वो सेटल नहीं भी होता है, तो हुँ। वहाँ पर 2 साल में जॉब करके मैं ये समझता हूँ कि अपने एजुकेशन के एक्सपेंसेस वो कम से कम वो पूरा कर लेगा। अगर फिर उसको अगर मौका मिलता है फर्दर सेटलमेंट का, वो उसके चांसेस भी हैं। हुँ, अदरवाइज़ वहाँ का जो एक्सपीरियंस लेकर वो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए भी वापस आ सही। सकता है। तो इसमें सब्जेक्ट का, करियर का चुनाव बड़ा ज़रूरी है। करंटली अभी अभी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक़्त दुनिया में जा रहा है, वो तो आईटी का है इस करंटली जो है। उसके बाद जो अभी फ्यूचर जो आने वाला है, वो एआई का, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का है। तो इस पर ध्यान दें कि जो मार्केट मौजूद है, जो अगले कई दहाइयों तक उस मार्केट में डिमांड होगी, तो अपने बच्चों को उस तरफ भेजें। मेडिकल का प्रोफ़ेशन तो हमेशा से पॉपुलर रहा है, और जैसे-जैसे पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वो भी अपनी जगह। फ़ार्मेसी बहुत अच्छा फ़ील्ड है। अब मुझे अफ़सोस होता है पाकिस्तान में ये जो जिसको ये आप फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कहते हैं, जब मुझे बहुत से नौजवान मुझे मिलते हैं फ़िज़ियोथेरेपी के एजुकेशन करने के बाद, उनको यहाँ जॉब नहीं मिल रही है, और जो प्राइवेटली जॉब करते हैं वो बड़ी मतलब अंडरपेड हैं। हुँ, मगर यूके जैसी सोसाइटी में जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है वहाँ पर। केयर इंडस्ट्री से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने तक जो मामला है, उसमें बहुत डिमांड है, और हमेशा रहेगी डिमांड ये। आईटी की डिमांड रहेगी, और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की डिमांड रहेगी, मार्केटिंग की डिमांड है। ये चीज़ें हैं, इनको केयरफुली आप एग्ज़ामिन करें, और हमेशा ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। जब भी आप जाने का इरादा करते हैं, उसको रिसर्च ज़रूर करें। किसी कंसल्टेंट से राब्ता प्रॉपर कंसल्टेंट से राब्ता करें, और अपने अपने जो भी चूज़ करना चाहते हैं अपनी फ्यूचर करियर के लिए, देखिए उसका फ्यूचर में देखिए हमारे यहाँ तो एजुकेशन भी इवन वो मार्केट डिमांड के मुताबिक जॉब जो होती है उसके मुताबिक नए-नए कोर्सेज़ भी स्टार्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं छोटी-सी मिसाल दे सकता हूँ, अब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा आपका, कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट वहाँ सब्जेक्ट बिल्कुल, इंट्रोड्यूस कराया बिल्कुल। गया। जो ये कि बिल्डिंग्स के अंदर अगर कोई डिज़ास्टर वग़ैरह आ जाए उस जी, डिज़ास्टर का देखें ना, ये अब अगेन ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इतना हुँ, टाइम नहीं होगा आपके पास। ये डिज़ास्टर 2 तरह की होती है, एक नेचुरल डिज़ास्टर होती है, एक बिल्कुल। ह्यूमन मेड ह्यूमन डिज़ास्टर मेड होती है। डिज़ास्टर। नेचुरल में फ्लड, अर्थक्वेक्स और ये हुरिकेन्स आ जाते हैं। ह्यूमन मेड डिज़ास्टर बहुत ही वसी फ़ील्ड है, जिस ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो मासिवली इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं, जिसमें वॉर्स हैं, जेनोसाइड है, और इस तरह के जो मामलात हैं जिससे इंसान सफ़र करते हैं बड़े वसी पैमाने पर, तो ये सब डिज़ास्टर में आती है। तो मैं बता ये रहा था कि जब 9/11 के बाद जी। जब वो एक वाक़ा हुआ, तो यूके में बल्दिया लेवल पर, लोकल बॉडीज़ लेवल पर एक डिज़ास्टर मैनेजर की पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में उसकी एजुकेशन शुरू हुई, उसके बाद डिज़ास्टर ऑफ़िसर की वहाँ पर जो है पोस्ट क्रिएट हुई। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में भी डिज़ास्टर अथॉरिटी बन गई है, जो ज़ाहिर जी, है वो बिल्कुल। आफ्टरमाथ जब यूरोप में चीज़ें आती हैं तो हमारे वो फॉलो करती हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ये सब चीज़ें मार्केट को देखकर, जॉब मार्केट को देखकर फैसला करना चाहिए कि हमने किस में प्रोसीड करना है। किसने बोला? सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमने एक इस पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी एलैबोरेटली चीज़ों को समझने की कोशिश की है। वक़्त की किल्लत है, लेकिन अगर वक़्त मज़ीद होता तो मैं आपसे कुछ मज़ीद सवालात भी करता। हमारे साथ मौजूद थे मुमताज़ अहमद साहब,
एडवोकेट हाई कोर्ट और लाहौर में भी ये काम कर रहे हैं और यूके के अंदर भी इमिग्रेशन लॉज के हवाले से इनका काम जारी व सारी है। हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।